नमस्कार केएनपी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनवीर सिंह। डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। मुझे ये सुसाइड करने पे के लिए डायरेक्टली इंस्टिगेट किया गया है और ऐसे सिचुएशंस बना दिए गए हैं जहाँ पर मुझे मेरा खुद को खत्म कर देना ही सबसे सही रास्ता समझ में आता है। अतुल सुभाष जी ऐसा परेशान लोग हैं, वो लोग सुसाइड ऑप्शन ना चुने, लड़े, क्योंकि हमारा सिस्टम तो खैर सही नहीं है, लड़कियों के लिए ही कानून बनाया गया है, लेकिन फिर भी आप सुसाइड ऑप्शन ना चुने, अपने लड़े और अपने भविष्य के बारे में सोचे। मरना कोई सोल्यूशन नहीं है। बेंगलुरु पुलिस ने अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, उसकी साथ और साले को पुलिस ने पकड़ लिया है। मामले में कुल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, इनमें से 2 को हरियाणा से पकड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी निकिता सिंघानिया गिरफ्तारी हरियाणा के गुरुग्राम, निशा सिंघानिया और साला अनुराग सिंघानिया को यूपी के प्रयागराज से अरेस्ट किया गया है। अतुल सुभाष आत्महत्या में सुभाष द्वारा बनाई गई वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से वायरल हो रही है। पत्नी उनसे तलाक चाहती थी और तलाक के एवज में उनसे काफी मोटी रकम वसूलना चाहती थी। सुभाष ने यह भी बताया, सुभाष की पत्नी उसे अनैतिक सेक्स डिमांड करती थी। सुभाष सरदर्द या तबीयत खराब होने का बहाना करता था। आपको दिखाते हैं सुभाष की 1 घंटे 2 मिनट की वीडियो का कुछ अंश, और इसके बाद सुभाष की पत्नी और उनके सास ससुर की जमकर बुराई की है। 6 लोअर कोर्ट में, 3 हाई कोर्ट में। एक केस मैंने हाई कोर्ट में डाला है जुरिसडिक्शन का। पहला केस अगर देखें तो ये बात जान के आपको ज़रूर हैरानी होनी चाहिए कि मेरे ऊपर, मेरे माता-पिता के ऊपर और मेरे भाई के ऊपर मर्डर 302, धारा 302, धारा 377 अननेचुरल सेक्स, अप्राकृतिक यौन संबंध, 498 ए, 323, 406, 504, 506 ये सारी आईपीसी की धाराएं हैं। और डाउरी प्रोविजन एक्ट के अंतर्गत धारा 3/4 के अंदर मुझ पर एक केस डाला गया, धारा 156/3 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत। अब बात करते हैं दूसरी धारा की, 377 जो है अननेचुरल सेक्स। तो मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सा अननेचुरल सेक्स किया है। हमारा एक बेटा है, तो ज़रूर सेक्स हुआ है, बट क्या अननेचुरल है इसमें मुझे नहीं पता। मेरी पत्नी के पास कोई भी मेडिकल प्रूफ, कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन, कुछ भी नहीं है। अब मैं बताना चाहूँगा कुछ बातें कि ये अननेचुरल सेक्स की बात तो दूर, जो नेचुरल सेक्स होता है, वो भी अंतिम 6 महीने से अधिक में मेरे और मेरी पत्नी के बीच नहीं हुआ। इसका कारण अगर मैं आपको बताऊँगा तो ये है कि मेरी पत्नी 4-4, 5-5 दिन तक नहाती नहीं थी। तब भी जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करना है, दूध पिलाना है, तब भी साफ-सफाई का कोई ख़्याल नहीं। जो उसकी आदत थी कि जो आपका आर्मपिट होता है, जिसको आप बगल या काँख भी बोलते हैं हिंदी में, उसे चाटना होता था वो। तो आप अगर लेटे हो तो वो उसे चाटेगी। आप सोच सकते हैं कि किसी भी आदमी को ये कितना अजीब-सा गंदा लगेगा। इसके अलावा मेरी पत्नी की एक्सपेक्टेशन मुझसे थी कि मैं उनके मल-मूत्र के द्वार को चाटूँ, तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा और ये मैं नहीं कर पाऊँगा। हर दिन जब वो कुछ सेक्स के लिए इनिशिएट करने की कोशिश करती थी, तो मैं बहाना बनाता था कि आज मेरा सर दर्द हो रहा है, आज मैं थक गया हूँ। तो जो एक सामाजिक धारणा है कि एक औरत को पत्नी के पीछे आदमी सेक्स के लिए पड़ा रहता है और उसे सर दर्द और थकने का बहाना बनाना पड़ता है। तो ऐसा औरत के साथ ही नहीं, आदमी के साथ भी होता है। आदमी का भी एक मिनिमम स्टैंडर्ड होता है सेक्स करने के लिए। से ही हारे ना। उनकी पत्नी प्रताड़ित कर रही थी, बहुत तरह से पैसा चाहिए तो 10 लाख चाहिए, 10 लाख डिमांड, मतलब 10 लाख ये डिमांड किए थे कि हमको दहेज में चाहिए। तो जो 80 लाख का सालाना कमाएगा वो 10 लाख क्या करेगा? आपको 80,000 रुपया हर मंथ आपको दे रहा है वो आदमी, वो 10 लाख रुपया आपसे डिमांड करेगा। तो ये सब तो फर्जी है, ये सब झूठ बोलती है, बस अपने बचने के लिए वो बोलती है। ऐसा कुछ नहीं है, बस ये सिस्टम से हार गए क्योंकि लड़कों का कोई सुनता नहीं है। ऊपर से नीचे कहीं भी आप जाइए, आप थाना में जाइए, कहीं भी कोर्ट कचहरी कहीं भी जाइए, कोर्ट में भी अगर केस चल रहा है ना, तो पति पत्नी का अगर जज के पास पेशी होता है तो पति का नहीं सुनती हैं लोग। वो नहीं करता है कि मैटर लव मैरिज शादी है कि अरेंज मैरिज है। मैटर ये कहता है कि हमारा पार्टनर कैसा है। ठीक है, अगर पार्टनर सही हो ना तो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, पति पत्नी का रिश्ता एक स्वर्ग जैसा दिखता है। लेकिन यहाँ पत्नी उनकी एक नंबर की पैसे की लालची थी। अगर लालची नहीं होती तो इतना पैसे का डिमांड नहीं करती।
जिसका पति 80 लाख का सालाना कमाता हो जी, उसकी पत्नी मायके में बैठ के 80,000 का महीना उठा लेगी। पति मेरा बढ़िया नहीं है, उसका पैसा बढ़िया है, हर महीने जो पैसा जाता होगा तो बढ़िया लगता होगा, पति खराब लगता है। वो खुद लड़की एक सप्ताह नहाती नहीं थी। और लड़कियों का क्या है ना कि अगर पति पे कोई अब ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो सेक्सुअल लगा देंगे कि आपका शादी का 3 से 4 साल हो गया था, तो आप उसी टाइम 6 महीना जैसे ही अब 2-4 दिन रही होंगे ना, 2-4 दिन में रही हो तो पता चल गया कि मेरा पति कैसा है। 2 महीना 6 महीना बहुत है, आप अलग हो जाती, आपके पास ऑप्शन था। एक बच्चा हो गया जी, खुश नहीं थी तो एक बच्चा भी हो गया, अच्छा जीवन भी चल रहा था। बीच में इन लोगों को पैसा के लेकर पत्नी भी उनकी कमाती है, और जो लड़कियां कमाती है उसको तो मेंटेनेंस कोर्ट से भी नहीं फैसला होना चाहिए कि मेंटेनेंस में क्या लड़की जो जॉब में होती है गवर्नमेंट और लड़का बेरोजगार होता है तो क्या उसको मेंटेनेंस दिया जाता है लड़के को? क्या ये कानून नहीं होना चाहिए कि हमारी पत्नी अगर जॉब में अगर हमको छोड़ के जाती है तो लड़के को भी मेंटेनेंस दिलवाना चाहिए? ये हमारे कानून के हित में होना चाहिए। ऐसा है क्या? बहुत सारी लड़कियां गवर्नमेंट जॉब में पति के छोड़ के भाग जाती है, तो कहाँ लड़का मेंटेनेंस? ये भी बताना चाहूंगा कि मेरी पत्नी ने मेरी इनकम कोर्ट के अंदर 40 लाख रुपए और बाद में 80 लाख रुपए बताई है। तो इनका इल्जाम यह है कि 10 लाख रुपए की वजह से इनके पिता की मृत्यु हो गई जो हमने मांगा, और मैंने अपनी पत्नी और बच्चे को 10 लाख रुपए के लिए छोड़ दिया। अब ये भी बताना चाहूंगा कि मेरी पत्नी ने सीआरपीसी 125 जो कि दूसरा केस है, उसके क्रॉस एग्जामिनेशन में ये कबूल किया कि उनके पिता की मृत्यु लंबे समय की बीमारी के बाद हुआ। ये उन्होंने 2023 दिसंबर अक्टूबर और नवंबर में अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में कबूल किया। हमारे वकील फिर से हाथ पैर जोड़कर अगली डेट ले रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है। अब और ये केस का फैसला तो आ भी चुका है सीआरपीसी 125 का, और वो जुरिस्डिक्शन का ऑब्जेक्शन अभी चलेगा। तो टोटल 10 केसेस हो गए। सेटलमेंट होने की बात हो रही थी, तो उनका डिमांड 1 करोड़ रुपए था। 1 करोड़ रुपए दो, नहीं तो हम केसेस डाल के तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को हैरास करेंगे और तुम्हें चक्कर कटवाएंगे कोर्ट के। हमारा मानना था कि आखिर हमें कितना हैरास कर सकते हैं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ और हमारे पास सारे एविडेंसेस हैं, और गलत नहीं किया तो आखिर हमारे साथ क्या ही गलत हो सकता है, बट शायद मैं काफी गलत था। जब तक हम देंगे नहीं तब तक हरास करते रहेंगे। अब कहानी में बताऊं कि अगर मैं कोर्ट का ऑर्डर मान भी लूं 80,000 रुपया प्रति माह देने का, मान लो, तो इससे थोड़े दिन बाद ये फिर से केस डाल सकते हैं। चेंज ऑफ सर्कमस्टांस का हर 3 या 6 महीने में एक पत्नी कोर्ट में फिर से डाल सकती है केस चेंज ऑफ सर्कमस्टांस का कि मेरा और मेरे बच्चे का खर्च बढ़ गया है, और चूंकि आप 80,000 आप दे रहे हो, 40,000 रुपए मेंटेनेंस लगा हुआ है अभी, और 40,000 रुपए जो है आप अरियर्स के दे रहे हो, तो आप ये प्रूव कर रहे हो कि आपकी हैसियत 80,000 देने की है, तो कंप्लाई करोगे ऑर्डर आप, तो 80,000 रुपए आपने प्रूव कर दिया, आपका मेंटेनेंस 80,000 हो जाएगा, और फिर से कुछ अरियर लगेगा और फिर ये अमाउंट बढ़ेगा। तो ये जो साइकिल है ये तब तक चलता रहेगा, या तो आप बर्बाद हो जाओ हर केस लड़के, या ये जो बड़ी अमाउंट मांग रहे हैं वो दे दो, या फिर आप अपनी जान ले लो। तो यही रास्ता बचता है। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की।